हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं सभी? आज के मॉक टेस्ट में पैसेज भी आने वाला है, ठीक है। तो आज का मॉक टेस्ट आपका काफ़ी 25 क्वेश्चन का ही मैं आज लेके आई हूँ और कोशिश की है पूरा बनाने की, जैसा आपके एग्ज़ाम में पैटर्न आएगा वो पूरा। तो जैसे ही स्टूडेंट हमारे साथ जुड़ते हैं, आफ्टर 2 मिनट वी विल स्टार्ट इट। और आपने पेन कॉपी लेके बैठ जाना, क्योंकि आज का सेशन वंस अगेन इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो कैसा लग रहा है, कैसा कॉन्फिडेंस है अभी टेस्ट को लेकर? स्टार्ट करें सेशन? आज तो स्टूडेंट बहुत बहुत कम आए हैं, आई एम नॉट श्योर कि क्यों, जबकि मैंने बोला था कि आज का तो और इम्पोर्टेंट है। शुरू किया जाए क्लास? तैयार हो जितने भी लोग हैं आप? चलो मैं शुरू कर रही हूँ, ठीक है। चलिए, पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे आ गया है, ट्राई टू गिव द आंसर। आंसर करिए फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर अभी तक किसी ने भी नहीं किया है। गुड आफ्टरनून एवरीवन, आंसर करिए क्विकली। चलो, आंसर है इसका सी। अमृता एंड मानसी का आंसर बिल्कुल सही है। वेल डन अमृता एंड मानसी। और मैं इसको अभी एक्सप्लेन कर देती हूँ, आप लोग का टाइम वेस्ट ना हो इसीलिए, ठीक है। और आप अपने नंबर काउंट करके एंड में मुझे बता देना। इट्स ओके निखत। चलो ट्राई करते हैं कि इसका एक्सप्लेनेशन क्या होगा। देखो, बाई 5 o'clock 5 बजे तक यस्टरडे आई कॉट ओनली वन फिश। मैंने केवल एक ही मछली पकड़ी थी। कब तक? 5 बजे तक। जब आपको पास्ट टाइम इंडिकेट करते हुए मिल जाए बाई के साथ टाइम, तो ऐसे केस में ध्यान रखना, बाई के साथ कोई भी टाइम दिया है पास्ट सेंस के साथ, तो वहां पर हम हमेशा पास्ट परफेक्ट यूज करते हैं। अकेला यस्टरडे आता तो हम क्या यूज करते? पास्ट इंडेफिनिट यूज करते। पर यहाँ पर ये चीज एडिशनल है, बाई 5 o'clock 5 बजे तक। तो ये पास्ट इंडेफिनिट नहीं आएगा, फ्यूचर तो आएगा ही नहीं, प्रेजेंट परफेक्ट नहीं आएगा, फ्यूचर नहीं आएगा। आंसर क्या होगा? सी। वेल डन एवरीवन। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड आउट द करेक्ट सेंटेंस। इन चारों में से आपको सही सेंटेंस पहचानना है, ट्राई कीजिए।
आगे आंसर फटाफट से आंसर करें। गिव द आंसर क्विकली। चलिए, तो बहुत सिंपल ट्रिक है इसका भी। अरे डरना नहीं है धनजीत जी, डरना क्यों है डियर? अरे ऐसे नहीं होता है डियर, डरना क्यों है? जितना याद है उतना अच्छे से करके आएंगे, ये थॉट होना चाहिए बस। आफ्टर के साथ हमेशा हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, ये आपको ट्रिक समझाई है। तो पहले यही चेक कर लेते हैं, यहाँ हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, यहाँ सेकंड फॉर्म है, यहाँ भी सेकंड फॉर्म है, यहाँ पे फ्यूचर है, यहाँ पे फ्यूचर परफेक्ट है। तो सारे ऑप्शन एलिमिनेट हो गए एक ही पॉइंट पर। तो राइट आंसर क्या हो गया? ए। आफ्टर शी हैड रेस्टेड फॉर अ व्हाइल शी स्टार्टेड ऑन हर जर्नी। थोड़ा सा वो आराम करने के बाद वो अपनी यात्रा को प्रारंभ की थी। नेक्स्ट वन, फाइंड आउट द करेक्ट सेंटेंस। आपको बताना है करेक्ट सेंटेंस। इन तीनों में, पांचों में से बताइए कौन सा सही सेंटेंस होगा। ट्रिक दिमाग में रखो, आफ्टर के साथ पास्ट परफेक्ट आएगा ही आएगा। फाइंड आउट द करेक्ट सेंटेंस, क्विकली आंसर करें। पिछले 6 महीने से मैं थीसिस पर काम कर रहा हूं। ठीक है, तो कब से? पिछले 6 महीने से। एक बात हमेशा ध्यान रखो कि फॉर अगर दे दिया तो एक बात तो तय है कि परफेक्ट एस्पेक्ट आएगा ही, है ना। तो जहां परफेक्ट नहीं है वहां से उनको एलिमिनेट कर दो। हमारे पास दो ऑप्शन बचते हैं, बी और सी। अब इसने पिछले 6 महीने का कहा है, तो ये चीज कैसी रही? कॉन्टिन्यूअस रही। तो कॉन्टिन्यूअस रही तो आंसर क्या हो जाएगा? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में जाएगा। फॉर द लास्ट 6 months आई हैव बीन वर्किंग ऑन द थीसिस। नेक्स्ट वन, एक्टिव से पैसिव है, इंपॉर्टेंट पैटर्न है। हैज एनीबॉडी आंसर्ड योर क्वेश्चन? एक पेपर अच्छा गया है, सेकंड पेपर वेरी बैड। उसकी टेंशन मत लो, अब जैसा गया जाने दो। नेक्स्ट पर फोकस करो और इम्पोर्टेंट पार्ट पर फोकस करो, कोई बात नहीं, ये परीक्षा है। हैज एनीबॉडी आंसर्ड योर क्वेश्चन? फटाफट से आंसर करें, क्या इसका सही आंसर बनेगा? क्विक आंसर करिए, बहुत स्लो आंसर कर रहे हो। चलिए, तो राइट आंसर क्या है इसका? सी। ध्यान रखना, जब किसी सेंटेंस में आपको एनीबॉडी मिल जाए या किसी सेंटेंस में समवन मिल जाए, तो ऐसे में पैसिव बनाते वक्त इसका प्रयोग हम करते ही नहीं है, तो ये वाला आउट। अब हमारे पास बचा टेंस कौन सा है? प्रेजेंट और क्या है? परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट का जब हम पैसे बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं? हैज बीन के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहाँ पे क्या है? यहाँ हैव दिया हुआ है, यहाँ पर क्या है? सब्जेक्ट। स्ट्रक्चर चेंज कर दिया, राइट आंसर सी होगा। हैज योर क्वेश्चन बीन आंसर्ड? ठीक है, नेक्स्ट, द शॉपकीपर लोअर्ड द प्राइसेस। एक्टिव से पैसिव आपको बनाना है, सो ट्राई टू गिव द आंसर। बन गया। तो अब वापस से यहाँ पर सेकंड फॉर्म है, सेकंड को हम किस में कन्वर्ट करेंगे? वॉज वर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। इसमें किसी में है ही नहीं, आंसर हो गया बी। ये सबका सही था। नेक्स्ट, ये इंपॉर्टेंट है, ये वाला क्वेश्चन कई बार एग्जाम में एज इट इज आ जाता है, कुछ भी चेंज नहीं होता। तो वन मस्ट कीप वंस प्रोमिसेस। वन मस्ट कीप वंस प्रोमिसेस, फटाफट से आंसर करिए।
वेल डन। सो द राइट आंसर इज डी, है ना? इसमें गलत दे दिया है आंसर, हाँ, कोई बात नहीं, इसी में गलत दे दिया है। वंस प्रोमिसेस होगा, वंस प्रोमिसेस मस्ट बी कैप्ट। जिन्होंने सी आंसर किया भाई उनका सही है, इसमें ऑप्शन गलत आ गया है, सी सही है, क्योंकि मस्ट के साथ V1 फॉर्म आया तो इसका पैसिव जो बनेगा मस्ट बी के साथ वर्ब भी थर्ड फॉर्म से बनेगा। तो ये दोनों बाहर हो गए, ये भी बाहर हो गया, राइट आंसर हो गया सी। नेक्स्ट वन, शी टोल्ड मी दैट शी वुड गो टू मुंबई नेक्स्ट मंथ। ये भी एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, एग्जाम में इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। शी टोल्ड मी दैट शी गो टू मुंबई नेक्स्ट मंथ। चलिए, द राइट आंसर इज सी। क्या है इसका आंसर? सी। ये कंफ्यूजिंग हो सकता है कि आपने देखा नेक्स्ट मंथ तो यहाँ पर विल आंसर आएगा, बट यू हैव टू सी कि यार यहाँ पे जो दिया है टोल्ड दिया है, तो ये इनडायरेक्ट स्पीच को इन्होंने फिल इन द ब्लैंक में कन्वर्ट कर दिया है। टोल्ड जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होती है तो फर्दर आगे भी क्या फॉलो होता है? पास्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर पास्ट आना चाहिए था, किसका? विल का पास्ट फॉर्म वुड। तो राइट आंसर क्या होगा? सी। आई डेयर नॉट आउटसाइड नाउ, मेरी हिम्मत नहीं है बाहर जाने की। इसको आंसर करिए, मॉडल वर्ब से एक क्वेश्चन है ये। चलो, तो डेयर नॉट, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि डेयर नॉट और नीड नॉट, जब इनके डेयर के साथ नॉट लग जाती है या नीड के साथ नॉट लग जाती है तो ये दोनों मॉडल वर्ब की तरह काम करते हैं और इनके साथ हमेशा V1 फॉर्म आती है। तो ये B1 है, ये इन्फिनेटिव फॉर्म है, ये फोर्थ फॉर्म है, ये सेकेंड फॉर्म है, ये थर्ड फॉर्म है। तो ये सब हो गए बाहर, आंसर क्या आएगा? गो। आई डेयर नॉट गो आउटसाइड नाउ। नेक्स्ट, वेल डन सुरभि एंड खुशबू। You blank your notebooks from tomorrow. You blank your notebooks from tomorrow. फटाफट से बताएं क्या बनेगा सही आंसर? सो द राइट आंसर इज ए, कि तुमको कल किताब नोटबुक लाने की जरूरत नहीं है। तो नीड नॉट है ब्रॉड कहना या डोंट नीड ब्रिंग कहना, ये सब इनकरेक्ट सेंस है। यू नीड नॉट ब्रिंग योर नोटबुक्स फ्रॉम टुमारो। ठीक है, बस एक सेकेंड रखना, आप क्वेश्चन करिए, मेरे कॉल आ रही है एक। चलो, हो गया क्वेश्चन। तो व्हेन ही टू रियलिटी ऑल हैड बीन लॉस्ट, इंपॉर्टेंट पैटर्न है ये क्वेश्चन का, कि जब वो जगा तो सब कुछ खत्म हो चुका था, जब तक वो जागा तब तक वो सब कुछ खत्म हो चुका था। यहाँ पर एक ट्रिक भी है वैसे देखा जाए तो, अब बट देखते हैं कि आप में से कितने सही आंसर कर पाते हैं। सो द राइट आंसर इज सी। देखो, ये थर्ड फॉर्म है, ये तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि कभी भी सब्जेक्ट के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म कभी डायरेक्ट नहीं आता, और ना ही फोर्थ फॉर्म कभी नहीं आता, किसी भी केस में नहीं आता सब्जेक्ट के तुरंत बाद। तो ये दो ऑप्शन बाहर हो गए। अब ये फर्स्ट फॉर्म है ना? ये तो गलत कर रखा है, कोई फॉर्म नहीं है, ये फर्स्ट फॉर्म है और ये सेकंड फॉर्म है। ही के साथ फर्स्ट फॉर्म भी डायरेक्ट कभी नहीं आती। ही के साथ जो फॉर्म आती है वो कौन सी आती है? सिंगुलर फॉर्म आती है, और अब एक प्लूरल फॉर्म है। और ये ध्यान रख सकते हो, WH के साथ सब्जेक्ट के साथ हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है जब दूसरी तरफ आपको क्या दिया हो? पास्ट परफेक्ट। तो WHEN के साथ यूज करते हैं पास्ट इंडेफिनिट। सो राइट आंसर अबव।
When he awoke to reality, all had been lost. जब वो वास्तविकता से जागा तब तक सब कुछ खो चुका था. नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन इंपॉर्टेंट है, वर्ब चैप्टर से है और ये पैटर्न बहुत प्यारा है और इंपॉर्टेंट है. करिए. द एग्जीक्यूशनर हिम टिल ही डाइड. चलिए, सो द राइट आंसर इज हैंग्ड. क्यों? क्योंकि एग्जीक्यूशनर ने क्या किया, उसके मरने तक उसको फंदे पे लटकाए रखा. ठीक है, तो ये जो है हमारी फॉर्म कैसी है, ये हंग जो है थर्ड फॉर्म है, ये फर्स्ट फॉर्म है, ये आईएनजी फॉर्म है. राइट, वी नीडेड सेकंड फॉर्म. द एग्जीक्यूशनर हैंग्ड हिम टिल ही डाइड. थर्ड फॉर्म कभी आती नहीं है निखत. हैंग्ड जो है वो कौन सी फॉर्म है, सेकंड. माई मदर आस्क मी टू डाउन एंड टेक रेस्ट फॉर सम टाइम. वंस अगेन ये 11 और 12 का पैटर्न इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना. हालांकि आज का पूरा पेपर ही इंपॉर्टेंट है. माई मदर आस्क मी टू डाउन एंड टेक रेस्ट फॉर सम टाइम. मेरी माँ ने मुझे कहा थोड़ी देर लेट जाओ, थोड़ी देर क्या करो, लेट जाओ और आराम करो. So the right answer is lie. क्योंकि टू के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है. थोड़ा सा लॉजिकल माइंड भी आप लेके चले. लाई का मतलब लेट ना होता, ले का मतलब लिटाना होता है. सो ये तो बिल्कुल ही इनकरेक्ट फॉर्म थे सारे के सारे. लाई मतलब इंसान को लेटना, है ना. सो माई मदर आस्क्ड मी टू लाई डाउन एंड टेक रेस्ट फॉर सम टाइम. नेक्स्ट, द 70% ऑफ द पॉपुलेशन हार्ड वर्किंग. ये इंपॉर्टेंट पैटर्न है. वंस अगेन जैसा मैंने कहा कि पूरा ही मैं आज इंपॉर्टेंट लेके आई हूँ, ढूंढ ढूंढ के बनाया पेपर आपको. तो ये क्वेश्चन है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से, जहां से आने के चांसेस काफी ज्यादा है. एक ही है पर इंपॉर्टेंट है. द 70% ऑफ द पॉपुलेशन हार्ड वर्किंग. जनसंख्या का 70% जो है वो कैसा है, परिश्रमी है. चलो बहुत बढ़िया. आंसर क्या आएगा, इज. कैसे आएगा, कॉन्सेप्ट समझ लीजिए. जब कभी एग्जाम में आपको परसेंट ऑफ दिया हो और इसके बाद आपको नाउन सिंगुलर मिल जाए, क्या दिया हो, परसेंट ऑफ दिया हो और उसके साथ क्या मिल जाए, नाउन सिंगुलर मिल जाए, तो आगे वाली वर्ब कैसी रहेगी, सिंगुलर. अगर परसेंट ऑफ के बाद नाउन अगर आपको प्लुरल मिलता तो यहाँ पे वर्ब कैसी आती, प्लुरल. सपोज मैं यहाँ द पॉपुलेशन की जगह अगर मैं यहाँ क्या लिख दूं, द स्टूडेंट्स लिख दूं, है ना. मैंने कहा था 70% ऑफ द स्टूडेंट्स हार्ड वर्किंग. विद्यार्थियों का 70% कैसा है, कठिन परिश्रम, सॉरी परिश्रमी है. तो स्टूडेंट्स कैसा है, प्लुरल नाउन है, तो आगे वर्ब कैसी आती, प्लुरल आती. लेकिन पॉपुलेशन ये कैसा नाउन है, सिंगुलर नाउन है, तो इसमें कैसी वर्ब आनी चाहिए, सिंगुलर वर्ब आनी चाहिए. तो राइट आंसर क्या हो गया, कहने का अर्थ है परसेंट ऑफ के बाद अगर नाउन सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, अगर नाउन प्लुरल तो वर्ब भी प्लुरल. तो राइट आंसर क्या हुआ, इज. नेक्स्ट वन, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट फ्रेजल वर्ब टू द गिवन सेंटेंस. एग्जाम में फ्रेजल वर्ब आने के चांसेस हैं, तो मैंने भी आपको यहाँ पे एक फ्रेजल वर्ब देने का प्रयास किया है. सो ट्राई कीजिए. शी ब्लैंक अ ग्लास ऑफ वाटर. उसने मुझे एक गिलास पानी लाने को कहा. चलो, द राइट आंसर इज बी. ध्यान रखना, ऑर्डर तो एक ऐसी वर्ब है जो अपने बाद कोई प्रीपोजिशन लेती भी नहीं है, गलत. टोल्ड भी एक ऐसी वर्ब है जिसके बाद कोई प्रीपोजिशन आता भी नहीं है. टेल भी ऐसी वर्ब है जिसके बाद कोई प्रीपोजिशन आती भी नहीं है. वैसे ही इनकरेक्ट है. सो द राइट आंसर इज बी. आस्क फॉर का मतलब होता है किसी से आग्रह करना, आग्रह करना या कुछ कहना, रिक्वेस्ट करना. नेक्स्ट हमारे पास एक फ्रेज है जो काफी इंपॉर्टेंट है, टू ब्रिंग टू लाइट. कई बार इस टाइप से फ्रेज डायरेक्ट आ जाते हैं, एक फिलर के फॉर्म में आते हैं, और कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन का आंसर पूछ लिया जाता है. तो ब्रिंग टू लाइट अपने आप में एक फ्रेज है जिसका आपको मीनिंग यहाँ पे ढूंढना है. रिवील, कंसील, प्रोवाइड ल्यूमिनेंस, टू अपील.
सो द राइट आंसर इज टू रिवील। टू ब्रिंग टू लाइट का मतलब होता है किसी चीज का क्या करना, खुलासा करना। क्या करना, खुलासा, जिसको आप और क्या कह देते हो, डिस्क्लोज। डिस्क्लोज का मतलब भी होता है किसी चीज को खुलासा करना। रिवील का मतलब क्या होता है, उजागर करना। कंसील का मतलब क्या होता है, छुपाना। ठीक है। एंड ल्यूमिनेसेंस प्रोवाइड यानी कि प्रकाश में प्रकाश देना, तो ये इनकरेक्ट सेंस है। अपील का मतलब आग्रह होता है, आंसर हो गया इसका रिवील। नेक्स्ट, द प्रोजेक्ट एडवांस बाय लीप्स एंड बाउंड, ये आपका ईडियम है, इसका मीनिंग आपको बताना है। एक ऐसा ईडियम है जो प्रीवियस ईयर में आया हुआ है कई बार, चांस है इसके आने के। सो यस, ट्राई कीजिए। वेल डन। सो द राइट आंसर इज रैपिडली। क्या है इसका आंसर, रैपिडली। ठीक है। लीप्स एंड बाउंड्स का मतलब होता है दिन दोगुनी रात चौगुनी। दिन दोगुनी रात चार गुनी, है ना। तो मतलब क्या होता है, यानी कि बहुत तीव्रता से, वेरी, बहुत तीव्रता के साथ। बर्ड्स ऑफ द सेम फीदर, वंस अगेन ईडीएम है और इसका आपको क्या बताना है, मीनिंग बताना है। इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है। बताइए, वर्ड्स ऑफ द सेम फीदर। क्या बात है, पूरा का पूरा मेजोरिटी का इस बार आंसर सही आ रहा है। पर्सन ऑफ सेम कास्ट, वर्ड्स ऑफ सेम फीदर का मतलब होता है एक ही थाली के चट्टे बट्टे या एक जैसे चरित्र के इंसान होना, एक जैसे, है ना। पर्सन ऑफ सेम कास्ट, एक जाति का व्यक्ति होना। पर्सन ऑफ सेम कलर, एक जैसे रंग का व्यक्ति होना। वर्ड विद सेम टाइप ऑफ फीदर, ऐसी चिड़िया जिनके फीदर एक जैसे हैं, तो नहीं। पर्सन ऑफ सेम करेक्टर, एक जैसा चरित्र चित्रण होना। टू कॉल अ स्पेड, स्पेड भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये आता है, कई बार डायरेक्ट आता है, तो आपको बताना है कॉल अ स्पेड का मीनिंग क्या है। टू बी फ्रैंक, टू बी सिली, टू बी रूड, टू बी डिप्लोमेटिक। हेलो, बस एक मिनट, हाँ। टू कॉल अ स्पेड स्पेड, ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या होगा, इसका होता है टू बी फ्रैंक, यानी कि स्पष्ट बोलना, स्पष्ट बोलना। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अ वाइट एलिफेंट, वाइट एलिफेंट एक मुहावरा है, इसका मीनिंग आपको बताना है। चलिए, इसका मतलब क्या होता है, कीमती
वस्तु लेकिन बेकार की, है ना? तो एन एक्सटिंक्ट स्पीसीज यानी कि विलुप्त प्रजाति, रिपोर्ट बाय द गवर्नमेंट इन्फॉर्मेशन, ह्यूज एंड कोलोसल वेस्ट ऑफ टाइम, ऐसा नहीं है ना? कॉस्टली एंड ट्रबलसम पोजेशन, यूजलेस इट्स ओनर, तो ये आंसर क्या होगा इसका? डी। ठीक है, नेक्स्ट, सेलेक्ट द करेक्ट सेंटेंस। करेक्ट सेंटेंस तुमको बताना है इन चारों में से कौन सा सेंटेंस बिल्कुल सही है। ट्राई कीजिए, कौन सा सेंटेंस बिल्कुल सही है, कोशिश करिए। हेलो, मिल गया कॉफी वाला? हाँ, कोल्ड कॉफी वाला। याद आ गया मुझे, वही कॉफी वाला। हाँ ठीक है, अब थोड़ा सा आगे आ जा, फिर बैल बजा देना, मैं भैया को भेज दूंगी। ठीक है, थोड़ा सा आगे आ जा बस। गली के अंदर हो गया क्वेश्चन? आप मेरी बातें सुन रहे होगे ना? मेरा भाई एक्चुअली आ गया है। चलो, सो द राइट आंसर इज डी। देखो, टू बी इंटेलिजेंट इज मोर इसेंशियल देन बीइंग हार्ड वर्किंग। तो सबसे पहले यहाँ पे जो इन्फिनेटिव फॉर्म यूज किया है एडजेक्टिव के पहले, ये इनकरेक्ट है, तो सबसे पहले यही गलत हो गया। अब देखो, बीइंग इंटेलिजेंट इज मोर इंपॉर्टेंट देन टू बी हार्ड वर्किंग, है ना? यहाँ पर जो दिया है, हमें जो लेके जाना है, दोनों तरफ सेम फॉर्मेट लेके जाना है। यहाँ जो आईएनजी फॉर्म है, बट यहाँ पर इन्फिनेटिव फॉर्म है, तो ये भी गलत है। फॉर वन टू बी इंटेलिजेंट, इनकरेक्ट सेंस, क्योंकि आगे आपका बीइंग लिया है। बीइंग इंटेलिजेंट इज मोर एसेंशियल देन बीइंग हार्ड वर्किंग। ठीक है, यानी कि ये कह रहा है होशियार होने से ज्यादा जरूरी क्या है? कठिन मतलब परिश्रमी होना। नेक्स्ट वन, इसमें भी आपको करेक्ट सेंटेंस पहचानना है, सो ट्राई कीजिए। मिल गया? लिट्टी चोखा। अबे शॉप है, लिट्टी चोखा की शॉप पे आ, तभी तो पहुंच पाएगा गली में, फिर तो तुझे समझ आ जाएगा। हाँ तो आजा फिर मेरे पीजी के सामने क्लिक वो कर देना, बेल बजा देना। हाँ, पीजी में बेल बजा देना। क्यों? फिर कहाँ जाएगा फिर तू रुकने? चल फटाफट से आ। हो गया क्वेश्चन? सेलेक्ट द करेक्ट सेंटेंस। तो यहाँ पे आपको क्या ढूंढना है? करेक्ट सेंटेंस ढूंढना है। तो राइट आंसर क्या है यहाँ? डी। देखो, क्यों है डी ये भी जान लीजिए। इफ ही विंस द प्राइज आई वुड बी वेरी हैप्पी। एक्चुअली ये जो सेंटेंस है आपका कंडीशनल सेंटेंस है, और कंडीशनल सेंटेंस जो होते हैं वो कैसे होते हैं? शर्तात्मक वाक्य होते हैं, और इसमें इमेजिनेशन अगर हो रही है, तो ऐसे केस में ही है, शी है या आई है, इसके साथ कुछ भी लगा है, तो ऐसे केस में वर आना तय है ना? तो यहाँ पे विंस दिया, ये इनकरेक्ट हो गया। अगर आपको वर दिया है, तो इसके फर्दर सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे आपको बिल रहा है, तो ये इनकरेक्ट हो रहा है। यहाँ वॉज मिल रहा है, तो ये इनकरेक्ट हो रहा है। तो आंसर क्या हो गया? डी। इफ ही वर टू विन द प्राइज आई वुड बी वेरी हैप्पी। यदि वो प्राइज जीतता है तो मुझे बड़ी खुशी होती। यदि उसने प्राइज जीता होता तो मुझे बड़ी खुशी होती। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा जो है, एक मैं आपके लिए लेके आई हूँ क्या, पैसेज। जैसा मैंने आपसे कहा था कि आज पैसेज भी आएगा, तो आज पैसेज है, छोटा सा ये पैसेज है। इसकी करने की ट्रिक क्या है? अगर आपको हिंदी समझ में नहीं आती है, आपसे इंग्लिश की हिंदी नहीं हो रही है, मुश्किल लग रहा है, तो सिंपल आप सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ो और उसके बाद पैसेज पे जाओ। क्वेश्चन पढ़ना है, द ऑथर सेज दैट इन लेटर इयर्स हिज लव ऑफ बुक्स डिमिनिश्ड बिकॉज। मान लो आपको ये भी मीनिंग समझ में नहीं आया, तो कुछ वर्ड ऐसे ढूंढ लो कि क्या है। जैसे लेटर ईयर्स को अगर हम उसमें ढूंढने का प्रयास करेंगे पैसेज में, तो कहीं ना कहीं मिल जाएगा हमें इससे क्लू। इनको क्लू कहते हैं,
The author says that in later years his love of books diminished because he did not get many delightful books. He had better experience. He had given up. He even the bad experience. तो सबसे पहले हम इस लाइन को खोजने का प्रयास करते हैं किसमें हमें ये मिल रहा है, तो और हमें आंसर मिल जाएगा. तो ध्यान है ना, माइंड में सोच लिया ना क्या था. लेटर इयर्स हिज लव ऑफ बुक्स. ठीक है. तो कहीं पर अगर हमें ऐसे मिल जाएगा लव ऑफ बुक्स लेटर ईयर्स, तो कहीं ना कहीं हमें आंसर मिल सकता है. और अगर उसका सिमिलर वर्ड दिया तो चेक करते हैं. लेटर ईयर्स मुझे यहाँ दिख गया है, ये रहा. In later years has become less and less. Not that I have had so much better experience with man than with books. On the contrary, delightful books even now come my way more often than purely delightful men. क्या लगता है? आंसर यहाँ मिल जाएगा. आगे बढ़े, देखें, चेक करें इतने बेसिस पे बिना पैसेज को जाने. हाँ जी, मिल गया ना आंसर. बढ़े आगे. चलो भाई चेक करते हैं हमें इसके बेसिस पे जो आंसर मिला है क्या मिला. Even the bad experience he had with man were more valuable than what the novelist could give. Yeah, he did not get many delightful books. तो देखो, हो सकता है कुछ लोग जल्दबाजी में डिलाइटफुल देख के डिलाइटफुल को आंसर कर दें, लेकिन हम उसको पूरा पढ़ेंगे थोड़ा आगे. तो क्या दिया था इसमें, इवन द बैड एक्सपीरियंस. देखो, तो सारा का सारा पॉइंट जो मैच कर रहा है वो यहां तक मैच कर रहा है, और आंसर क्या हो गया, बी. ये तो था बिना पढ़े बिना जाने. अब इसको पढ़ लेते हैं थोड़ा सा क्या रहा है. इफ आई आस्क इन माई अर्ली यूथ, अगर मुझसे कोई कुछ पूछे मेरे जवानी के बारे में या उस दिनों के बारे में, वेदर आई प्रिफर टू हैव डीलिंग्स ओनली विद मैन, कि मैं केवल लोगों के साथ ही डील करना पसंद करता था या किताबों के साथ, ओनली विद बुक्स, माई आंसर वुड सर्टेनली हैव बीन फेवर ऑफ बुक्स. तो मेरा जो आंसर होता अवश्य यही होता कि मुझे तो किताबें पसंद रही उस समय पे. इन लेटर ईयर्स, लेकिन बाद के सालों में, दिस हैज बिकम लेस एंड लेस. बाद में ये जो इंटरेस्ट था कैसा हो गया, कम से कम होता चला गया. नॉट दैट आई हैव हैड सो मच बेटर एक्सपीरियंस, इसलिए नहीं कि मुझे बहुत अच्छा अनुभव मिल गया था विद मैन, लोगों के साथ, देन विद बुक्स, कंपैरिजन बुक के. ऑन द कंट्री, डिलाइटफुल बुक्स इवन नाउ कम माय वे मोर ऑफन देन प्योर डिलाइटफुल मैन. क्योंकि किताबों के चलते चलते उसको और ज्यादा अच्छा क्या लगने लगा, इंसानों में अच्छा लगने लगा. बट द मैनी बैड एक्सपीरियंसेस, बहुत सारे बेकार अनुभवों के बाद, with man have man होगा ये, with man have nourished the meadow of my life as the noblest could not do. तो ये यहाँ पे सेंस है इसका. यहाँ पर यही कह रहा है, ऑथर सेज दैट इन लेटर ईयर्स हिज लव ऑफ बुक्स डिमिनिश्ड, कि कुछ बाद के सालों में ऑथर का जो इंटरेस्ट था वो खत्म हो गया था. क्यों खत्म हो गया था, कि ही डिड नॉट गेट मेनी डिलाइटफुल बुक, उसको इतनी अच्छी किताबें नहीं मिलती थी. ही हैड बेटर एक्सपीरियंस विद मैन देन विद बुक्स, उसको ज्यादा अच्छा अनुभव हो गया था किताबों की तुलना में उनसे, मैन के साथ. या ही हैड गिवन अप द बैड हैबिट ऑफ रीडिंग बुक्स, उसने इस आदत को त्याग दिया था, तो ये भी नहीं है. इवन द बैड एक्सपीरियंस ही हैड विद मैन वर मोर वैल्यूएबल देन व्हाट द नोवेलिस्ट बुक कुड गिव. तो इसीलिए थोड़ा सा इंटरेस्ट कम हो गया कि भाई उसको जो बैड एक्सपीरियंस मिला था इंसानों से, वो बहुत श्रेष्ठ किताबों से भी ज्यादा कीमती था. तो इसीलिए उसका इंटरेस्ट धीरे धीरे कम हो गया था. ठीक है, तो मैं पैसेज समझ में आ गया होगा. क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ो. Which one of the following statements best reflects the main arguments of the passage? यानी कि इन चारों में से कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो पैसेज के बारे में बहुत बढ़िया तरीके से प्रदर्शन करता है. क्लास 10 में मैम भी ऐसे ही सिखाई थी. मैम, आई एम इन द वे टू एग्जामिनेशन. ऑल द वेरी बेस्ट सुशील एंड एवरीवन. बहुत अच्छे से क्वेश्चन करके आइएगा, बहुत अच्छे से एग्जाम को करके आइएगा. टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा. एंड मोमेंट पे एकदम फ्रेश माइंड रखना है, डरना नहीं है. ठीक है. ऑल द वेरी बेस्ट एंड गुड लक टू ऑल माय एस्पिरेंट्स. तो क्या कन्फ्लिक्ट होता है पैसेज से, हमें क्या समझ में आया. चलो तुमने आंसर दिया. देखो, पैसेज से हमें क्या समझ में आया, अब इसको देखते हैं. बुक्स आर ऑलवेज बेटर देन मैन. अगर हम इसको अपने हिसाब से सोचेंगे
तो शायद तुम ये आंसर कर सकते हो, लेकिन पैसेज के हिसाब से हमें सोचना है। देयर आर मोर प्योरली डिलाइटफुल मैन देन प्योरली डिलाइटफुल बुक। इट इज द एक्सपीरियंस विद अदर ह्यूमन बींग्स दैट नरिशेस वंस लाइफ एंड नॉट नेसेसरली बुक्स। तो अप्रोप्रिएट आंसर तो यही है ना। कहने को तो हम ये भी आंसर कर सकते हैं कि देयर आर मोर प्योरली डिलाइटफुल मैन देन प्योरली डिलाइटफुल बुक्स, कि भाई ज्यादा अगर हम अच्छी किताबें देखें तो उससे ज्यादा भी अच्छे क्या थे, इंसान थे। ऐसा नहीं था, उसका जो एक्सपीरियंस रहा इंसानों के साथ बेकार रहा, लेकिन उसने सीखा ज्यादा इंसानों से कंपैरिजन टू बुक्स। इट इज द एक्सपीरियंस, यह एक अनुभव था विद अदर ह्यूमन बीइंग, अन्य मानव जाति के साथ, दैट नरिशेस वंस लाइफ एंड नॉट नेसेसरली बुक्स, है ना। तो ये यहाँ पे सही है, नीदर मैन नॉर बुक्स गिव एनी वर्थवाइल एक्सपीरियंस। तो ऑथर के लिए सबसे बेस्ट क्या था, ये था। नेक्स्ट, which one of the pairs of phrases best helps to bring out the metaphorical meaning of the meadow of my life? तो यहाँ पर जो एक मिडो ऑफ माई लाइफ, जो एक उपमा दी गई है, मेटाफोरिकल मतलब उपमा दी गई है, इसका अर्थ क्या दिया जाएगा। मेटाफोरिक वो होता है फिगर ऑफ स्पीच, जैसे हम हिंदी में करते हैं कि हिंदी में हम कैसे करते हैं, हिंदी में हम भगवान श्री राम की जिस प्रकार से तुलना करते हैं, उपमा दे देते हैं कि चंद्र नयन, कई बार ऐसे बोल देते हैं, कमल से नयन कई बार ऐसे बोल देते हैं। तो एक मेटाफोरिकल मीनिंग आपको बताना है, मिडो ऑफ माई लाइफ। ट्राई कर सकते हो, बाकी नहीं पता इट्स ओके। क्या आंसर है, वॉस्ट एंड रिच लाइफ, बड़ी और अमीर भरा जीवन। चलो इसके लिए तुम देखो पढ़ के पैसेज थोड़ा सा, तो आइडिया लगेगा। क्या था, इफ आई हैड बीन आस्क्ड इन माई अर्ली यूथ वेदर आई प्रिफर टू हैव डीलिंग बुक्स ओनली विद मैन विद बुक्स, माई आंसर वुड सर्टेनली हैव been in favor of book. In later years, this has become less and less. Not that I have had so much better experience with man than with books. On the contrary, delightful books even now come by way more often than pure delightful men. But the many word experience with my have nourished the meadow of my life as the noblest could not do. यानी कि कोई भी श्रेष्ठ चीज वो ये नहीं कर सकता। एक तरीके से उसको एक बहुत बड़ा क्या मिल गया था, धन मिल गया। मैं अमीर हो गया इन चीजों को लेकर, ये कहना चाह रहा है। तो इसीलिए आंसर क्या है इसका, वास्ट एंड रिच लाइफ। 4 ही क्वेश्चन है और चारों ही बहुत तगड़ा है पैसेज। इन हिज अर्ली यूथ द ऑथर, अपने जवानी के दिनों में ऑथर क्या था, लाइक टू हैव मोर डीलिंग विद बुक्स देन विद मैन। क्या पसंद करता था, मैन के बजाय किताबों से डील करना ज्यादा पसंद करता था। प्रिफर टू हैव डीलिंग ओनली विद बुक्स, कि केवल किताब को ही प्रेफरेंस देता था। लाइक टू हैव मोर डीलिंग विद मैन देन बुक्स, या ज्यादा इंसानों को वो देता था। लाइक टू हैव डीलिंग मोर विद मैन देन विद बुक्स, तो क्या था इसके साथ। चार ही क्वेश्चन थे, बड़ा इंटरेस्टिंग है आज का। तो क्या था, सिंपल था कि लाइक टू हैव मोर डीलिंग विद बुक्स देन विद मैन। शुरू के टाइम में उसको किताबों से बहुत प्यार था, बाद में धीरे धीरे कम होता चला गया, है ना। ठीक है, तो भाई आज का पैसेज होता है खत्म। पैसेज के साथ साथ हमारा शो भी खत्म हो गया। आपको आज का शो कैसा लगा फटाफट से कमेंट करके बताइए। आज का पेपर भाई मैंने बैठ के बनाया है, खुद अपने हाथों से इसको सजाया है, बनाया है अपने हाथों से। कहते हैं ना, एग्जामिनर की तरह लेके बैठी मैं इसको, कि क्या कॉन्सेप्ट है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। सो नंबर बता दो चुपचाप से, 25 में से कितने आए हैं। हमारा भाई आ चुका है। बहुत अच्छी क्वेश्चन थे, बस
गुड लक एवरीवन एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। जितने भी स्टूडेंट कल एग्जाम है उनका सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, और अच्छे से करना पेपर अपना, ठीक है। टेंशन लेनी है नहीं बिल्कुल भी किसी भी प्रकार की आपको, ठीक है। 7-8 गलत हुआ है एग्जाम, ठीक है। थैंक यू एवरीवन। और 7 बजे वाली क्लास इफ अगर आप अटेंड कर पाओ तो करना, क्योंकि 7 बजे वाला भी टेस्ट अब बनाना मैं शुरू करूंगी, तब जाके बन पाएगा। लिट्टी चोखा लेकर नहीं आया मेरा भाई। छोटा है वो। आ गया बेचारा, इतनी देर से मैं टेस्ट करा रही थी तो बाहर ही खड़ा था गेट पे। बाहर ही था, हमारे पीजी के बाहर खड़ा था, अभी आया है। उसको एड्रेस बता रही थी, एक्चुअली पहली बार आया है तो मैं उसको ऐसे ही एड्रेस बता रही हूँ कि पहले कॉफी शॉप पड़ेगी, फिर लिट्टी चोखा की शॉप पे आना, फिर तुझे मेरा पीजी दिख जाएगा। चलो थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर। और टेंशन नहीं लेनी, अच्छे से पेपर करना, ठीक है। और 7 बजे वाला आज का सेशन जरूर अटेंड करना, क्योंकि वापस से मैं पेपर बनाने वाली हूँ, ठीक है। ओके बाय बाय, थैंक यू। स्टार कर देना। कल एग्जाम नहीं है तो क्या हुआ, कल लोग जाएंगे, कल भी थोड़ी ना पढ़ेंगे इतना ज्यादा, तो आज तो पढ़ लो अच्छे से, कल मजे लेना, कुछ मत करना कल। बाय बाय। थैंक यू निखा, थैंक यू एवरीवन।